तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। इसमें हम 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और फिलहाल हम 15 चैप्टर पर हैं। कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। तो चलिए शुरू कर। सेक्शन 211 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 210 की उपधारा 1 के अधीन करता है, तब अभियुक्त को कोई साक्ष्य लेने से पहले सूचना दी जाएगी कि वह मामले की किसी अन्य मजिस्ट्रेट को जांच या विचारण कराने का हकदार है, और यदि अभियुक्त या यदि एक से अधिक अभियुक्त है तो उसमें से कोई संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के सक्षम आगे कार्रवाई किए जाने पर आपत्ति करता है तो मामला उस अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाता है। सेक्शन 211 कहता है कि अगर कोई जज मजिस्ट्रेट किसी केस को खुद ही संज्ञान में लेता है, यानी किसी पुलिस रिपोर्ट या शिकायत पर नहीं बल्कि खुद की जानकारी या किसी अनजान व्यक्ति की सूचना पर, तो कानून आरोपी को एक खास मौका देता है। आरोपी को बताना होगा, मैंने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया है। आपके पास यह अधिकार है कि आप अपना केस किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर लें। अगर आरोपी या एक से ज्यादा आरोपी होने पर उनमें से कोई एक भी कहता है कि सर मुझे आपके सामने केस नहीं लड़ना, आप इसे ट्रांसफर कर दीजिए, तो मजिस्ट्रेट को मजबूरन केस रोकना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट खुद तय नहीं करेगा कि केस किसके पास जाएगा, वह मामला सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और सीजीएम तय करेगी कि अब कौन सा दूसरा मजिस्ट्रेट इस केस की सुनवाई करेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 212 के बारे में। मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। क्लोज 1 कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। सेक्शन 212 का क्लोज 1 कहता है कि जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले लेते हैं तो वह उस केस को खुद चलाने के बजाय अपने नीचे काम करने वाले किसी भी काबिल मजिस्ट्रेट को सौंप सकते हैं कि अब इस केस की जांच या ट्रायल तुम करो। क्लोज 2 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निम्नलिखित सशक्त किया गया कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी कोई प्राधिकारी जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है उस परिवाद को वापस लेने का आदेश ले सकता है, और ऐसे आदेश की प्रति न्यायालय को भेजेगा और न्यायालय द्वारा उसकी प्राप्ति पर उस परिवाद के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। परंतु ऐसे वापस लेने का कोई आदेश उस दशा में नहीं दिया जाएगा जिसमें विचारण प्रथम बार के न्यायालय में समाप्त हो चुका है। सेक्शन 212 का फर्स्ट कहता है कि अगर सीजीएम ने किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को यह पावर दे रखी है तो वह मजिस्ट्रेट भी केस का संज्ञान लेने के बाद उसे अपने अधीन काम करने वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है। छप गया है तो आमतौर पर धारा 215 या सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत वापस लेने से जुड़ा है। इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी सरकारी अफसर ने कोई शिकायत दर्ज कराई है तो उसका सीनियर अफसर उस शिकायत को वापस लेने का आदेश दे सकता है, बशर्ते कि निचले कोर्ट में ट्रायल फैसला पूरा नहीं हो चुका हो। अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। उपधारा 1 के खंड 6 में न्यायालय शब्द से कोई सिविल राजस्व या दंड न्यायालय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत किसी केंद्रीय राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित कोई अधिकरण भी है यदि वह अधिनियम द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ न्यायालय घोषित किया गया है। सेक्शन 212 का क्लोज 3 कहता है कि सबसे पहले समझते हैं न्यायालय का मतलब क्या है। यहाँ कोर्ट का मतलब सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट से नहीं, ठीक है, इसमें सिविल कोर्ट, रेवेन्यू राजस्व कोर्ट और अधिकरण शामिल है जिसे सरकार ने इस कानून के लिए न्यायालय घोषित किया हो। क्लोज 3 हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि न्यायालय सबसे क्या मतलब होता है, ठीक है।
अब क्लोज 4 की बात करते हैं। धारा 1 के खंड 6 के प्रयोजन के लिए कोई न्यायालय उस न्यायालय के जिसमें ऐसी पूर्व कथित न्यायालय की अपीलीय डिग्रियों या दंडादेशों की साधारणतया अपील होती है अधीनस्थ समझा जाएगा, या ऐसा सिविल न्यायालय जिसकी डिग्रियों की साधारणतया कोई अपील नहीं होती है उस मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय के अधीन समझा जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा सिविल न्यायालय स्थित है। सेक्शन 212 का क्लोज 4 कहता है कि यह तय करने के लिए कि सीनियर कोर्ट कौन है, ये न्याय कि सिर्फ कोर्ट के फैसले की अपील साधारण तौर पर जिस कोर्ट में होती है वह उसके अधीन माना जाएगा। परंतु पॉइंट 1, जहां अपीलें एक से अधिक न्यायालय में होती है वहां अवर अधिकारिता वाला अपील न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय समझा जाएगा। पॉइंट 1 कहता है कि अगर अपील एक से ज्यादा कोर्ट में हो सकती है तो जो सबसे छोटा अपील कोर्ट होगा उसे ही सीनियर माना जाएगा। पॉइंट बी, जहां अपील सिविल न्यायालय में और राजस्व न्यायालय में भी होती है वहां ऐसा न्यायालय उस मामले या कार्रवाई के स्वरूप के अनुसार जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना अभिकथित है सिविल या राजस्व न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा। पॉइंट बी कहता है कि अगर मामला ऐसा है जिसकी अपील सिविल और रेवेन्यू दोनों जगह हो सकती है तो केस के नेचर की वह जमीन का मामला है या पैसों का है के हिसाब से तय होगा कि वह किस कोर्ट के अधीन है। ठीक है, इस पीडीएफ में हमारे 3 सेक्शन छूट गए हैं, उनको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं सेक्शन 216 के बारे में। धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया। कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 232 के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकेगा। सेक्शन 216 कहता है कि गवाहों की सुरक्षा और उन्हें डराने धमकाने के खिलाफ अगर किसी गवाह को या किसी अन्य व्यक्ति को धमकी दी जाती है, डराया जाता है या गवाही बदलने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 232 जो गवाहों को धमकी देने से जुड़ी धारा है के तहत सीधे शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि कोर्ट में गवाह बिना किसी डर के सच बोल सके। अब बात करते हैं सेक्शन 217 के बारे में। राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। क्लोज 1, कोई न्यायालय। पॉइंट 1, भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 7 के अधीन या धारा 196, धारा 299 या धारा 353 की उपधारा 1 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सेक्शन 217 कहता है कि कोर्ट नीचे लिखे अपराधों पर तब तक कोई एक्शन संज्ञान नहीं लेगा जब तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार पहले ही अपनी लिखित मंजूरी न दे। पॉइंट कहता है कि अध्याय 7 के अधीन यानी राज्य देश के खिलाफ अपराध जैसे देशद्रोह, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, उसकी साजिश रचना। धारा 196, दो समुदाय धर्मों के बीच नफरत फैलाना जैसे भड़काऊ भाषण देना। धारा 299, जानबूझकर किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके धार्मिक भावनाएं भड़काना। धारा 353 की उपधारा 1, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देना या अफवाह फैलाना। पॉइंट बी, ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का या पॉइंट बी कहता है कि आपराधिक षड्यंत्र या दुष्प्रेरण अगर किसी ने ऊपर लिखे अपराधों को करने की साजिश रची है। धारा 61 या किसी को इसके लिए उकसाया है। धारा 47 तो भी सरकार की मंजूरी जरूरी है। क्लोज 2 की बात करते हैं, कोई न्यायालय। पॉइंट है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 147, 353 की उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का या पॉइंट बी, ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 217 का क्लोज 2 कहता है कि यहाँ भी कोर्ट सीधे एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ थोड़ा छोटा फिल्टर है। कोर्ट को केस
शुरू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर उस इलाके के जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी चाहिए होगी। ठीक है। धारा 197 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन दावा करना, किसी को अलग करने की मांग या प्रचार करना। धारा 353 की उपधारा 2, 3 पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में नफरत फैलाने वाले बयान देना या झूठी अफवाह फैलाना, उड़ाना जिससे दंगा भड़क सकता हो, ऐसा कोई भी काम करने की आपराधिक साजिश रचना। क्लोज 3 की बात करते हैं। कोई न्यायालय भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 61 की उपधारा 2 के अधीन किसी आपराधिक षड्यंत्र के किसी ऐसे अपराध का जो मृत्यु, आजीवन कारावास, जो 2 वर्ष या से अधिक की अवधि के कठोर कारावास, दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न है, संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई शुरू करने के लिए लिखित सहमति नहीं दे दी है। परंतु जहां आपराधिक षड्यंत्र ऐसा है जिसे धारा 215 के उपबंध लागू है, वहां ऐसी कोई सहमति आवश्यक नहीं होगी। क्लोज 3 कहता है कि आपराधिक षड्यंत्र बीएनएस की धारा 61 क्लोज 2 के लिए अगर कोई ऐसी साजिश रची गई है जिसकी सजा 2 साल से कम की जेल, यानी जो बहुत बड़ा अपराध नहीं, तो कोर्ट उसका संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक राज्य सरकार या डीएम लिखित सहमति न दे। जो गंभीर अपराध है, जैसे जिनकी सजा मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की कठिन जेल है, उनकी साजिश के लिए इस अपराध की सहमति की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए सामान्य नियम चले। अगर साजिश ऐसी है जिस पर धारा 215 के नियम लागू होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कुछ विशेष मामले, तो वहां इस सहमति की कोई जरूरत नहीं होगी। अब क्लोज 4 की बात करते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन मंजूरी देने के पूर्व और जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन मंजूरी देने से पूर्व और राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट उपधारा 3 के अधीन सहमति देने के पूर्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, प्रारंभिक अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकता है और उस दशा में ऐसे पुलिस अधिकारी की वे शक्तियां होंगी जो धारा 174 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट है। मान लीजिए सरकार या डीएम के पास मंजूरी मांगने के लिए फाइल आई, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मामला सच्चा है झूठा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डीएम मंजूरी देने से पहले मामले की सच्चाई जानने के लिए एक प्रारंभिक अन्वेषण का आदेश दे सकते हैं। यह जांच इंस्पेक्टर या उससे ऊंचे रैंक का पुलिस अधिकारी ही करे, उससे छोटा पुलिस वाला जैसे सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल यह जांच नहीं कर सकता है। ठीक है। जांच करते समय उस पुलिस अफसर के पास वो सभी पावर होंगी जो धारा 174 क्लोज 3 के तहत बिना वारंट की गिरफ्तारी या सबूत जुटाने जैसी शक्तियां एक थाने के इंचार्ज के पास होती है ताकि वह सच का पता लगा सके। अब बात करते हैं सेक्शन 418 के बारे में, न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। क्लोज 1, जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभी कथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान जैसे लोकपाल एवं लोकयुक्त अधिनियम 2013-2014 में अन्यथा उपबंधित है के सिवाय। सेक्शन 218 का क्लोज 1 कहता है कि यह नियम किस पर लागू होता है? सभी जजों और मजिस्ट्रेटों पर लागू होता है। ठीक है। ऐसे लोक सेवकों पर जिन्हें सीधे नौकरी से हटाने का अधिकार केवल सरकार, केंद्र या राज्य के पास है, किसी छोटे अधिकारी के पास नहीं है, जैसे एएसआई, आईपीएस, गैजेट अफसर। ठीक है। अगर ऐसे किसी अधिकारी पर आरोप है कि उसने अपनी ड्यूटी करते समय या ड्यूटी के दौरान कोई अपराध किया है, तो कोई भी कोर्ट उसके खिलाफ सीधे मुकदमा संज्ञान शुरू नहीं करेगा, पहले सरकार से पूर्व मंजूरी लेनी है। पॉइंट है, ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संघ के कार्यपालक संबंध में यथास्थिति नियोजित है या अभी कथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित है केंद्र सरकार की। पॉइंट यह कहता है कि अगर वह अफसर केंद्र सरकार के अधीन काम करता है या अपराध के समय करता था
जैसे रेलवे, इनकम टैक्स या केंद्रीय पुलिस के बड़े अधिकारी। पॉइंट बी, ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी राज्य के कार्यपालक के समय यथास्थिति नियोजित है या अभी कथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, उस समय सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा। परंतु जहां अभिकथित अपराध खंड 6 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अधीन की गई घोषणा परवत थी, वहां खंड 6 इस प्रकार लागू होगा मानो उसमें आने वाले राज्य सरकार पद के स्थान पर केंद्रीय सरकार पद रख दिया गया है। परंतु यह और भी ऐसी सरकार मंजूरी के लिए अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय करेगी, और यदि वह ऐसा करने में असफल हो जाती है तो मंजूरी ऐसी सरकार द्वारा भी समझी जाएगी। परंतु यह भी कि ऐसे लोक सेवक की दशा में जिसके बारे में यह अभी कथन किया गया है कि इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 68, धारा 59, धारा 70 द्वारा धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 69, धारा 143, धारा 199, धारा 200 के अधीन कोई अपराध किया है, कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी। सेक्शन 218 अब क्लॉज 1 का पॉइंट बी कहता है कि अगर वह राज्य सरकार के अधीन काम करता है, जैसे राज्य के प्रशासनिक अधिकारी या राज्य पुलिस के बड़े अधिकारी, तो अगर मामला लोकपाल एवं आयुक्त अधिनियम 2013 के तहत आता है तो वहां उस कानून के अपने नियम चलेंगे। परंतु राष्ट्रपति शासन की स्थिति, अगर किसी राज्य में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू था, उस दौरान राज्य की किसी अफसर ने ड्यूटी पर रहते हुए कोई अपराध किया तो मंजूरी देने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के पास चला जाए। ठीक है। दूसरा नियम 120 दिनों की टाइम लिमिट, यह नया एक क्रांतिकारी नियम। ठीक है। पहले सरकारें मंजूरी की फाइलें सालों दबाकर बैठी रहती थी, अब नियम खड़ा कर दिया गया है, सरकार को मंजूरी देने या न देने का फैसला 120 दिनों लगभग 4 महीने के भीतर करना होगा। अगर सरकार 120 दिन में कोई फैसला नहीं कर पाती है तो यह मान लिया जाएगा कि सरकार ने मंजूरी दे दी। ठीक है। और कोर्ट केस शुरू कर सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर किसी अफसर या जज पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार या भ्रष्टाचार, धमकी से जुड़े गंभीर आरोप है, जैसे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 64 के अपराध, तो सरकार की कोई मंजूरी नहीं चाहिए, कोर्ट सीधे एक्शन लेगा। कानून कहता है कि बलात्कार या महिलाओं का शोषण करना किसी भी अफसर की ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो सकता। ठीक है। अब क्लोज 2 की बात करते हैं। कोई भी न्यायालय संघीय सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध का संज्ञान जिसके बारे में अभी कथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 218 का क्लोज 2 कहता है कि देश की सेना या संसद द्वारा बनाए गए अन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों के किसी भी जवान या अधिकारी पर अगर ड्यूटी के दौरान किए गए किसी काम के लिए ये चलाना है तो सिर्फ केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य है, इसके बिना कोर्ट हाथ भी नहीं लगा सकता। ठीक है। अब बात करेंगे क्लोज 3 के बारे में। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उसमें यथा विनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां कहीं भी ये सेवा कर रहे हो, उपधारा 2 के उपखंड लागू होंगे, और तब उस उपधारा के उपवर्ग किस प्रकार लागू होंगे, मानो उसमें आने वाले केंद्र सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया है। क्लोज 3 कहता है कि उपधारा 2 तो केंद्रीय सेना के लिए थी, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो एक नोटिफिकेशन जारी करके इस सुरक्षा कवच को अपने राज्य की पुलिस या उन बलों पर भी लागू कर सकती है जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर राज्य सरकार ऐसा करती है तो नियम उपधारा 2 जैसा ही रहेगा, बस केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार की मंजूरी लेनी है। ठीक है। क्लोज 4 की बात करते हैं। उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए कोई भी न्यायालय से बलों के किसी सदस्य द्वारा जिसे राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है
किए गए किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जिसके बारे में यह भी कथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड एक के अधीन की गई परवर्त रहने के दौरान अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, या जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 लगा हुआ और वहां की राज्य पुलिस, जिन्हें उपधारा 3 का कवच मिला हुआ था, कि किसी जवान ने ड्यूटी के दौरान कोई अपराध किया, ऐसी स्थिति में उस पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार काम नहीं आएगी, मंजूरी केवल केंद्र सरकार से ही लेनी है। ठीक है, क्लॉज 5 की बात करते हैं। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस व्यक्ति का जिसके द्वारा और उस रीति का जिससे वह अपराध या वे अपराध जिसके या जिनके लिए ऐसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, लोक सेवक या अभियोजन किया जाना है अवधारणा कर सकती है और वह न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है जिसके समक्ष विचारण किया जाना है। क्लॉज 5 कहता है कि जब केंद्र या राज्य सरकार किसी जज या अफसर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे देती है तो सरकार के पास यह पावर होती है कि वह लिखित में तय करे वह व्यक्ति कौन है, मतलब आरोपी की स्पष्ट पहचान, उसने किस तरीके से अपराध किया है, उस केस की सुनवाई ट्रायल किस विशेष कोर्ट में की जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 219 के बारे में, विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। क्लोज 1, कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 81 से के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से अव्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 219 का क्लोज 1 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 81-84 जैसे दूसरी शादी करना, धोखाधड़ी से शादी करना या पत्नी को भगा ले जाना, दूसरी शादी करना के मामले में कोर्ट या पत्नी को भगा ले जाना, मतलब या किसी दूसरे की पत्नी को भगा ले जाना के मामले में कोर्ट तब तक एक्शन नहीं लेगा जब तक पीड़ित व्यक्ति खुद लिखित शिकायत दर्ज न कराए। लेकिन कानून जानता है कि हर कोई खुद कोर्ट नहीं जा सकता, इसलिए इसके 3 अपवाद दिए गए हैं। पॉइंट 1, जहां ऐसा व्यक्ति बालक है या विकटचित है, बौद्धिक रूप से दिव्यांग ऐसा व्यक्ति है जिसे उच्चतर सहायता की आवश्यकता है, या रोग या अंग शिथिलता के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी महिला है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है। पॉइंट ये कहता है कि पीड़ित व्यक्ति असमर्थ हो, अगर पीड़ित व्यक्ति बालक, नाबालिग है, विकट है मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ है, बौद्धिक रूप से दिव्यांग जिससे ज्यादा सपोर्ट चाहिए, ठीक है, बीमार या शारीरिक रूप से कमजोर है, या ऐसी महिला है जो अपनी सामाजिक रूढ़ियों मतलब पर्दा प्रथा आदि के कारण समाज के सामने नहीं आ सकती, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट की इजाजत लेकर उसकी तरफ से कोई भी दूसरा व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। पॉइंट बी, जहां ऐसा व्यक्ति पति है और संघ के सशस्त्र बलों में से किसी में से ऐसी परिस्थितियों में सेवा कर रहा है जिसके बारे में उसके समान अधिकारी यह प्रमाणित किया है कि उनके कारण से परिवाद कर सकने के लिए अनुपस्थित छुट्टी प्राप्त नहीं हो सकती, वहां उपधारा 4 के उपबंधों के अनुसार पति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से परिवाद कर सकता है। पॉइंट भी कहता है कि पति सेना में हो, अगर पीड़ित व्यक्ति पति है और देश की सेना में ऐसी जगह ड्यूटी पर है जहां से उससे छुट्टी नहीं मिल सकती, कमान अधिकारी ने ऐसा सर्टिफिकेट दिया हो, तो पति द्वारा कानूनी रूप से प्राधिकृत किया गया कोई दूसरा व्यक्ति उसकी ओर से शिकायत कर सकता है, ठीक है। पॉइंट से, जहां भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यतीत व्यक्ति पत्नी है, वहां उसकी ओर से उसके पति, माता, भाई बहन, पुत्र या पुत्री या उसके पिता या माता के भाई बहन द्वारा या न्यायालय की इजाजत से किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसे रक्त, विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित है परिवाद किया जा सकता है। पॉइंट सी कहता है कि दूसरी पत्नी, धारा 82 के मामले में पत्नी पीड़ित हो, अगर पति ने पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली
और पीड़ित पत्नी है, तो पत्नी के कोर्ट चक्कर काटने की मजबूरी को कम करने के लिए कानून कहता है कि उसकी तरफ से उसके माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची, मामा मामी सीधे शिकायत कर सकते हैं। इनके अलावा कोई दूर का रिश्तेदार, रक्त, शादी या गोद लिया हुआ भी कोर्ट की इजाजत लेकर शिकायत कर सकता है। क्लॉज 2 को धारा 1 के प्रयोजन के लिए महिला के पति से भिन्न कोई व्यक्ति उक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 के अधीन तड़ने किसी अपराध से वैधिक नहीं समझा जाएगा। क्लोज 2 कहता है कि बीएनएस की धारा 84 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला को गलत इरादों से फुसला कर ले जाता है या छिपा कर रखता है, तो इस अपराध में सिर्फ और सिर्फ महिला का पति ही पीड़ित माना जाएगा, यानी शिकायतकर्ता सिर्फ पति कर सकता है, कोई और नहीं। क्लोज 3 जब उपधारा 1 के परंतु के खंड क्या के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में बालक या विकसित व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जाना है जो सक्षम प्राधिकरण द्वारा बालक या विकसित व्यक्ति के शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं किया गया, और न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई संरक्षक जो ऐसे नियुक्त या घोषित किया गया है, तब न्यायालय इजाजत के लिए आवेदन मंजूर करने के पूर्व ऐसे संरक्षक को सूचना दिलवाएगा और सुनवाई का उचित अवसर देगा। क्लॉज 3 कहता है कि अगर उपधारा 1 खंड के तहत किसी बच्चे या मानसिक असमर्थ व्यक्ति की तरफ से कोई ऐसा बंदा खोज जाता है जो उसका असली गार्जियन नहीं है, तो कोर्ट उसकी अर्जी मंजूरी करने से पहले उसके अगले कानूनी गार्जियन को नोटिस भेजेगा और उसकी बात सुनेगा कि कहीं कोई फर्जी गेम तो नहीं चल रहा है। ठीक है, क्लॉज 4 की बात करते हैं। उपधारा 1 के परंतु के खंड 6 में निर्दिष्ट प्राधिकृत लिखित रूप में दिया जाएगा और वह पति द्वारा हस्ताक्षरित या अन्यथा प्रमाणित होगा। उसमें इस भाव का कथन होगा कि उसे उन अभिकथनों की जानकारी दे दी गई है जिनके आधार पर परिवाद किया जाना है और वह उसके कमान अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा तथा उसके साथ उस ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित इस भाव का प्रमाण पत्र होगा कि पति को सवे परिवाद के प्रयोजन के लिए अनुपस्थित छुट्टी उस समय नहीं दी जा सकती है। क्लोज 4 कहता है कि अगर किसी फौजी की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति शिकायत लेकर आया है, जैसे उपधारा 1 खंड 6 में बताया गया है, तो वह अथॉरिटी लेटर लिखित होना चाहिए, उस पर फौजी पति के साइन होने चाहिए, उस पर उसके कमान अधिकारी के काउंटर साइन होने चाहिए। ठीक है, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि देश सेवा के कारण उसे छुट्टी नहीं दी जा सकती। क्लॉज 5 किसी दस्तावेज के बारे में जिससे ऐसा प्राधिकार होना तात्पर्य है और जिससे उपधारा 4 के उपबंधों की पूर्ति होती है और किसी दस्तावेज के बारे में जिसका उस उपधारा द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र होना तात्पर्य है, तब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उदाहरण की जाएगी कि वह असली है और उसे साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा। क्लॉज 5 कहता है कि जब तक कोई यह साबित न कर दे कि यह कागज फर्जी है, कोर्ट मानकर चलेगा कि यह लेटर और सर्टिफिकेट बिल्कुल असली है। ठीक है, अब क्लॉज 6 की बात करते हैं। कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के अधीन अपराध का संज्ञान जहां ऐसा अपराध किसी पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी के साथ मैथुन करता है, उस दशा में न करेगा जब उस अपराध के किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के अधिक व्यतीत हो चुका है। क्लॉज 6 कहता है कि अगर कोई पुरुष अपनी ही पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो 18 वर्ष से कम आयु की है, जो 18 वर्ष से कम आयु की है और यह अपराध की श्रेणी में आता है, तो कोर्ट इस मामले का संज्ञान तब तक नहीं लेगा अगर अपराध होने की तारीख से 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका हो, यानी इसके लिए 1 साल की समय सीमा तय की गई है। ठीक है, क्लॉज 7 इस धारा के ऊपर किसी अपराध के दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयत्न को ऐसे लागू होंगे जैसे वे अपराध को लागू होते हैं। क्लॉज 7 कहता है कि जो नियम मुख्य अपराध पर लागू होते हैं वही नियम उस अपराध की साजिश रचने या उकसाने पर भी वैसे ही लागू होंगे। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 220 के बारे में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन। कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध से वेदित व्यक्ति द्वारा या उसके
पिता माता भाई बहन द्वारा या फिर पिता या माता के भाई या बहन द्वारा किए गए परिवार पर या रक्त विवाह दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाजत से किए गए परिवार पर ही करेगा गठन। सेक्शन 220 कहता है कि बीएनएस की धारा 85 यानी ससुराल में महिला के साथ क्रूरता देह उत्पीड़न से जुड़ी है। ठीक है, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है इसलिए इसमें कानून ने दायरा बढ़ा रखा है। कोर्ट इस अपराध का संज्ञान केवल 3 तरीकों से ले सकती है। पहला हो गया पुलिस रिपोर्ट पर, यानी पीड़ित महिला पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएगी और पुलिस चार्जशीट दाखिल करे खुद पीड़ित महिला के परिवार शिकायत कर। ठीक है, पॉइंट 2, महिलाओं के रिश्तेदारों की शिकायत पर महिला के माता पिता भाई बहन चाचा चाची मामा मामी सीधे कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी अन्य रिश्तेदार खून शादी या गोद लिया हुआ कोर्ट की इजाजत लेकर शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।